नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग का सिलसिला लगातार जारी है और नेता एक दूसरे को घेरते हुए कई बड़े सवाल उठा रहे हैं। जहां एक और बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चुनावी रण में डटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर केंद्र में मौजूद एनडीए सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। और इसी बीच नेता धुआंधार रैलियां और एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष करने में भी जुटे हैं। ऐसे में राम मंदिर फैसले को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर एक बड़ा संगीन आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की और कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो एक सुपर पावर कमेटी का गठन करेंगे, राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलटा था। उनके बयान पर अब सियासी तूफान मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। दूसरी ओर राम मंदिर का हवाला देते हुए राधिका खेड़ा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाए। तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व मंझे हुए खिलाड़ी अब कांग्रेस पर ही तमाम तरह से सियासत कर रहे हैं, उसको लेकर एक नई धुरी बनी हुई है राजनीति में। बड़ी खबर इसी बीच राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष में आपसी कलह पड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार अपनी पार्टी को घेरने में जुटे हुए हैं दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को इस दौरान जमकर घेरा है। राम मंदिर मुद्दे पर चौतरफा कांग्रेस पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। तो राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष में लगातार कलह पड़ती नजर आ रही है और लगातार अपनी ही पार्टी को घेरने में जुटे हुए दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम, राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार राम मंदिर मुद्दे के खिलाफ थी, है और रहेगी। इसी बीच क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजा राम से होती थी। तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज़ सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फ़ोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है,
क्यों बार बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई, और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, और लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीज़ों की एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे। तो हिंदुस्तान में लोकसभा चुनावों का चुनावी समर चल रहा है। 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं और 190 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। अब सबकी निगाहें तीसरे चरण में, जहां पर 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होती हुई नजर आएगी। चुनाव होते हैं तो मुद्दे अपने आप निकलकर सामने आते हैं। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो कांग्रेस के लिए ना सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से एक गले की फांस बना हुआ है, बल्कि खुद उनके ही पार्टी के नेता राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चाहे गौरव वल्लभ हों, चाहे हम बात कर ले रोहन अरोड़ा की, चाहे हम बात कर ले अब राधिका खेड़ा की, हम बात कर ले आचार्य प्रमोद कृष्णम की, तमाम ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए कांग्रेस पार्टी से जो लगातार ये सवाल खड़े करते रहे कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ना सिर्फ सामने से राम मंदिर के मुद्दे का विरोध करती रही, बल्कि अपनी पार्टी में जो व्यक्ति श्री राम में आस्था दिखाता है उसके खिलाफ भी खड़ी हो जाती थी। क्या अब इन तमाम सियासी तस्वीरों के बाद कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी? और क्या अब इन बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी श्री राम के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाएगी? इसी मुद्दे को समझने के लिए और तीसरे चरण का चुनाव क्या कुछ कहता है, इसे और बारीकी से एनालाइज करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत, शुक्रिया आपका। अमिताभ कुमार हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत संदीप आप ही से करूंगा। समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तीसरे चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। पहले से दूसरा, दूसरे से अब जब तीसरा चरण आया तब हमने देखा था कि राम मंदिर, धारा 370 मुद्दे से आगाज हुआ चुनाव का। धीरे धीरे जो पूरा चुनाव था वो इनहेरिटेंस टैक्स पर जाता हुआ नजर आया और साथ ही साथ मंगलसूत्र, प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। और अब एक बार फिर से जब चुनाव कुछ ही घंटों बाद मतदान होना है, फिर से राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, ना सिर्फ उनके सामने प्रतिद्वंदी टीम से, बल्कि अपने ही नेता उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। देखिए कुणाल जी, जिस तरीके से हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात करते हैं तो कौन सी पार्टी के नेता किसको घेरते हैं ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इन नेताओं के घेरने से या इन नेताओं के पार्टियां बदलने से मैं नहीं बदल समझता कि 2024 का चुनाव प्रभावित होता है। देखिए, चुनाव प्रभावित होता है व्यक्ति के चेहरे से, उसकी बातों से। ठीक है। 2014 में जब मोदी जी आए तो उनके चेहरे और उनकी बातों ने हिंदुस्तान की राजनीति को बदल के रख दिया। 2019 में फिर चुनाव हुआ और 2014 से ज्यादा बहुमत मिला। लोगों को एक आस थी, एक उम्मीद थी कि मोदी जी ने जो सपने देश को दिखाए हैं, जो बात उन्होंने कही है, शायद वो बात पूरी होंगी। उन्होंने कहा था भारत माता का शीश नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान की कोई पाई भी लेकर के विदेश नहीं भागता। उन्होंने कहा था कि रुपए की कीमत नहीं गिर सकती, अगर रुपए की कीमत गिरती है हिंदुस्तान की कीमत गिरती है। उन्होंने कहा था कि विपक्ष मनमोहन सिंह महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। तो इतनी बड़ी बातें जब एक नेता करता है तो मुझे लगता है पूरे देश को उस व्यक्ति के पीछे लामबंद होना चाहिए, उस व्यक्ति के पीछे खड़ा होना चाहिए। और देश ने वो करके दिखाया, देश मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ। लेकिन इस बार आप ये देखिए, इतना कुछ होने के बाद आखिर क्यों जयंत चौधरी की जरूरत पड़ती है, क्यों अनुप्रिया पटेल की जरूरत पड़ती है, क्यों नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है? इतना होने के बाद तो व्यक्ति और वो पार्टी इतनी बड़ी हो जानी चाहिए थी। मोदी जी ने कहा था क्षेत्रीय दल ये जातिगत राजनीति की दुकानें हैं। अगर आज हमें उन जातिगत राजनीति की दुकानों को साथ लेकर चलने की जरूरत पड़ रही है
इसका मतलब हम समझ रहे हैं इस बार न किसी व्यक्ति की लहर है, न किसी पार्टी की लहर है, न कोई ऐसी बात है जिसके लिए देश लामबंद हो। इस बार समीकरण का चुनाव है, समीकरण बैठाकर गठजोड़ बनाकर चुनाव जीतना चाहता है। इंडिया गठबंधन भी गठबंधन के आधार पर चुनाव जीतना चाहता है और एनडीए गठबंधन भी गठबंधन बनाकर गठबंधन के दम पर चुनाव जीतना चाहता है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव मुद्दा विहीन चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि नेता से बड़े मुद्दे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। महंगाई, रोजगार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि सरकार साफ कह रही है कि निवेश से, नौकरी से संबंधित अन्य कई तमाम रोजगार मेलों के माध्यम से, संदीप जी, सरकार कह रही है कि हमने तमाम युवाओं को रोजगार दिया। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ मौजूदा वक्त में भारत के लिए बल्कि पूरे वैश्विक पटल के लिए एक चुनौती बना हुआ है। सरकार यह भी कह रही है कि 2014 से लेकर 2024 के बीच एक नहीं 2 या 3 बार सरकार ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करा, जिसमें कोरोना से लेकर यूक्रेन और रशिया का युद्ध और हमास और इजराइल का युद्ध भी शामिल है। इन तमाम चुनौतियों के बीच सरकार ने जिस तरह से देश को निकाला, आपको लग रहा है कि ये उसके ब्राउनी पॉइंट्स या बोनस पॉइंट्स नहीं होने चाहिए? देखिए कुणाल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बता दूं, देश को सरकारें ही निकालती हैं, सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। जब हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, उसको भी निकालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बुरे दौर से थे। जब हमारा देश कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति लेकर आए, वहां से निकालने वाली सरकारें थी। लेकिन जिस तरीके से कोविड की चीजें सामने आ रही हैं, आपने कोविड के दौरान देखा, जो व्यक्ति घर में रहा कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी वो ठीक हो गया, लेकिन जो व्यक्ति हॉस्पिटलों में एडमिट हुए, मेरे 2 साथी बैठे हैं, ये भी गवाह होंगे, हॉस्पिटल से व्यक्ति जिंदा घर वापस नहीं आया। कहानी अब समझ में आ रही है कि जो कोविशील्ड इंजेक्शन था, जो ये अदार पूनावाला की कंपनी ने इंपोर्ट किया था, इसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। उसमें कहा जाता था कोविड में कि कोविड से नहीं मर रहे हैं लोग, हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग, डर करके मर रहे हैं। अब पता चला जिसको भी कोविशील्ड लग गया वो मारा गया। इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? इसकी सीबीआई जांच कब होगी? इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मामला है, कितना बड़ा मामला है ये, कब इसकी जांच होगी, कब इसके लिए सीबीआई आगे आएगी, कब इसके लिए केस दर्ज होगा? तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमें सपने दिखाए गए, चाहे वो किसी भी चीज में ले लीजिए, किसी भी एंगल से ले लीजिए। पूरी दुनिया में सरकार पिछले 10 साल से घूमती रही। आप देख रहे हैं, आप नोएडा में बैठे हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। एक ऐसी इंडस्ट्री कहीं देश में पिछले 10 सालों में लगी हो तो मुझे बताओ। आपके हैदराबाद में भी इंडस्ट्री है, बेंगलोर में भी इंडस्ट्री है, चेन्नई में भी इंडस्ट्री है, उत्तराखंड में भी इंडस्ट्री है, हिमाचल में भी इंडस्ट्री है। अगर एक इंडस्ट्री आज की तारीख में लगी हो, जबकि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गए, हम विश्व गुरु होने वाले हैं। 2047 में आप ओलंपिक कराने वाले हैं और विश्व गुरु बनने का भी टारगेट रखा हुआ है। दुनिया की महाशक्ति हम बनने को है। जब हिंदुस्तान गरीब था, जब लोगों को पेंशन भी दी जाती थी, लोगों को सरकारी नौकरियां भी दी जाती थी, आपकी बीएचएल भी लगाई गई, भेल भी लगाई गई और कितनी सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की गई। आपकी बातों से लग रहा है कि आप वो तमाम 1947 से लेकर 2014 तक के विकास कार्य गिना रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से शायद आपने हिंदुस्तान को बदलते हुए सर देखा नहीं या देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप गिनाना नहीं चाह रहे। ठीक है सर, हो गया सर, हो गया, ठीक है। अगर नेताओं को ही अगर बुलाना होता तो शायद उन्हीं को इनविटेशन दे जाते ना। एनालिस्ट करने के लिए बैठे हम लोग भी। ठीक है सर, हो गया, ठीक है, इनफ सर। अमिताभ जी, ये तमाम चीजें यहां पर संदीप जी गिनाते हुए नजर आए। 2047 से लेकर उन्होंने 2014 तक की तरक्की तो गिना दी, लेकिन 2014 के बाद से शायद उन्हें कुछ चीजें नहीं मिल रही जो गिनाना नहीं चाह रहे। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन चुनाव है। 2014 का जब चुनाव था तब सपने दिखाए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया था तब हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब ये भारत नहीं, अब घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उदाहरण के तौर पर हैं। अब 2024 क्या वाकई में मुद्दा विहीन चुनाव है? मुद्दा विहीन चुनाव तो है ही नहीं, मुद्दा विहीन है। काफी मुद्दे उठ रहे हैं, जनता के ध्यान को भटकाने की तरह तरह की बातें, बहुत सारा कुछ जो अभी बता रहे थे कि देखिए, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए। मुझे असल आज रिकॉर्ड स्तर पे आपके टैक्सेस की वसूली हो रही है। आपका जो सेंसेक्स है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है ना। आपके निर्यात बढ़ रहे हैं, आपका फॉरेक्स जो है
620 अरब से ऊपर चला गया है। ये सारी निशानियां क्या है? आपके यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे रेल हो, रोड हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आपका डिफेंस सेक्टर इतना अच्छा काम कर रहा है। डिफेंस में आप बड़े निर्यातक बन गए, जो बड़े आयातक हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें देखना चाहिए, ईमानदारी से चीजों को समझना चाहिए। और अगर आप लास्ट साल 1.5 साल के जो भी सर्वे जितने, हर एक सर्वे का असर आप देखेंगे, चाहे किसी चैनल ने कराया हो, सब के सब सर्वे मोदी प्रथम जो है पसंद जनता के बने रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। और एक माहौल बहुत सिंपल सा है कि ये भाजपा सरकार आने जा रही है और लगातार के सर्वे भी वही बता रहे हैं। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जो परिस्थितियां हैं, वस्तु स्थिति है, उसको आपको स्वीकारना पड़ता है। नहीं, लेकिन विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल गेम खेला गया है। 400 पार की चर्चा ऐसे कर दी है या ऐसा हवा उसका बना दिया है कि लोग जब 273 या 275 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई जो एक बहुमत का आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, अब सीधे 400 पार के लोग बैट लगाकर बैठे कि भाई 400 पार होगा या नहीं होगा, बीजेपी अकेले अपने दम पर 370 लाएगी या नहीं लाएगी। और बड़ी बात यहां पर यह है, आपने तमाम चीजें गिनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच से जो ग्राउंडेड मुद्दे होते हैं, जिसको लेकर हमने देखा है राहुल गांधी बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 5 न्याय की जब वो बात करते हैं, 5 न्याय और 25 गारंटीज की, जिसका इलेक्शन मैनिफेस्टो भी हमारे पास मौजूद है कि भाई किसानों को एमएसपी मिल जाए, महिलाओं को सुरक्षा मिले, कुछ मासिक उनकी इनकम उनकी हो, युवाओं को रोजगार मिले, प्रैक्टिकल एजुकेशन मिले, किसानों का जो उनका कर्जा है उस पर माफी के लिए जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी रिपोर्ट पर सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ाया जाए। ये चीजें जो हैं उस पर प्रमुखता से चर्चा हो नहीं रही है, या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष ये मानता है कि सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है या रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप हर व्यक्ति को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप 2 लाख लोगों को रोजगार दे दोगे, उसके बावजूद भी लोग कहेंगे कि भाई 2 लाख 1,000 हो जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। अगर आप कह रहे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो अगर आप दे भी देते तो भी कहते कि नहीं, अगर 2.5 करोड़ होता तो और बेहतर हो जाता। तो ये तो ऐसे मुद्दे जिस पर आप संतुष्ट किसी को कर ही नहीं सकते। आप देखें ना, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, मजदूर हो, इस हर वर्ग को इस सरकार ने कई स्तरों पर संतुष्ट किया। अब ग्रामीण स्तर से ले लीजिए, महिलाओं के लिए उनके घर में पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, शौचालय दिया, पक्के मकान दिए, किसानों को किसान निधि दे रहे हैं और बहुत तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं, खाद के लिए लाइन नहीं लगना पड़ता है और कई सुविधाएं वो दे रहे हैं। उसमें युवाओं के लिए, रोजगार के लिए 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऋण दिया गया है अपना व्यापार करने के लिए। इस तथ्य को नहीं भांप पा रहे हैं। आप देखिए, विपक्ष कभी भी एक बहुत बड़े आंदोलन नहीं खड़े कर पाया रोजगार को लेकर। क्यों? क्योंकि देखिए, रोजगार के लोग करके जो पहले का कंसेप्ट था ना कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है। अभी भी विज्ञापन एक आता है कांग्रेस का जिसमें सरकारी नौकरी मिल गई मानो स्वर्ग मिल गया टाइप से बता रहे हैं, जबकि सबको पता है कि केवल नौकरी ही रोजगार नहीं होती। तो उस दृष्टि से जो काम रोजगार के लिए किया गया है वो इन्होंने नहीं किया हुआ है। इस सरकार ने किया हुआ है। महिलाओं के लिए कई सुविधाएं इन्होंने दी हुई है, किसानों के लिए, युवाओं को जब रोजगार मिल रहा है तो। और महंगाई की जो बात है ये बताने की कोशिश कर रहा है। आज सारी दुनिया की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस के इसके पहले के जो 10 साल थे, 2 अंकों में मुद्रास्फीति हमेशा रहती थी। ये 5, 5.5 तक मैक्सिमम गया हुआ मुद्रास्फीति, वो महंगाई का द्योतक है। तो लोग कैसे यकीन करेंगे? आप बार बार कहेंगे तो भी महंगाई में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। और आप ये जान लीजिए, इनके पास ये जिन समस्याओं के निदान की बात अभी कर रहे हैं ना, 60 साल की सरकार में इन्होंने किया नहीं बल्कि बनाए रखा। इस वजह से इनको दिक्कत होगी। ठीक है, दिनेश मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, क्योंकि अगर हम इंडिया वर्सेस एनडीए के मुद्दों की अगर हम बात करें, एनडीए बात कर रहा है ज्ञान की, यानी कि गरीब की, युवा की, अन्नदाता की, नारी की, और इंडिया अलायंस जो बात कर रहा है वो पीडीए की बात कर रहा है, पिछड़ों की, दलित की और फिर अल्पसंख्यकों की। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो मुद्दे वो लेकर आ रहे हैं, क्या वो मुद्दे कल होने वाले मतदान में प्रभावी होते हुए नजर आएंगे?
या जिन मुद्दों को राजनीतिक दल खूब उछाल रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन तक खूब जोर शोर से नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया में जिनकी खूब चर्चाएं हो रही हैं, आम मतदाता उन मुद्दों पर वोट ना डाल के वो अपने बेसिक बुनियादी मुद्दों पर ही वोट डालेगा कि उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, सस्ता अनाज उसको मिल जाए, उसके घर में अगर 5 सदस्य हों सब कोई भूखा ना सोए। देखिए, मैंने पहले 2 फेजेस के चुनाव कवर किए, तो मुझे ये लगा, पहले लगता था मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं। पहले फेजेस में थोड़ा लग रहा कि मुद्दा है, लेकिन दूसरे फेजेस में देखा ये चुनाव वही 2019 वाला आ गया, मोदी जी वर्सेस अदर्स, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड इलेक्शन हो रहा है। लोग प्रधानमंत्री के नाम पे वोट डाल रहे हैं, ना लोकल बीजेपी का कैंडिडेट देखा जा रहा है, ना ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने क्या मुद्दा दिया, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है। ये कहा जा रहा है कि हमने प्रधानमंत्री को वोट देना है। तो जो कांग्रेस जहां फाइट कर रही है, कांग्रेस इंडिविजुअली अपने लोकल कैंडिडेट के बेस पे फाइट कर रही है। जिसमें जम्मू में एक उधमपुर लोकसभा सीट है, वहां केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, उनके खिलाफ जो कांग्रेस के लाल सिंह हैं, चौधरी लाल सिंह, लोग ये नहीं कह रहे कि जितेंद्र सिंह वर्सेस लाल सिंह लड़ाई, लोग कह रहे हैं कि लाल सिंह और बीजेपी की लड़ाई है। कांग्रेस को बीच में ला ही रहे हैं। कांग्रेस के नाम पे वोट कहीं भी नहीं पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कांग्रेस के जो कैंडिडेट जिनकी पर्सनैलिटी है, लोग उनको वोट डाल रहे हैं, और बीजेपी में प्रधानमंत्री जी के नाम का वोट डाल रहा है। और दूसरे फेज में आपने देखा डिबेट कैसे बीजेपी ने जो अपना एजेंडा था उसको पूरा मतलब डोमिनेट कर लिया। बीजेपी जो चाहती थी वही हो गया। बीजेपी कांग्रेस को अपने ट्रैप में फंसाना चाहती थी, पोलराइजेशन के ट्रैप में, और कांग्रेस उस ट्रैप में फंस गई, और बीजेपी को इसका पूरा बेनिफिट होगा। अभी तीसरे फेज का चुनाव है, यूपी में है, गुजरात में है, यहाँ नेचुरली बीजेपी को सूट करता ही है पोलराइजेशन का इशू, तो बीजेपी इफेक्टिवली इसको प्ले कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिनेश जी, लेकिन अब 2 चीजें यहां पर निकलकर सामने आती हैं। अगर इमेज वर्सेस इमेज का ये चुनाव है, तो नो डाउट विपक्ष के हर कैंडिडेट पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भारी पड़ेगा, तो ये चुनाव उस तरफ जाता नजर आता है। दूसरी तरफ अगर ग्राउंड जीरो पर एक आम व्यक्ति अपने पेट से जुड़े मुद्दों पर मतदान करता है, तो वहां पर कैंडिडेट कैसी फैसिलिटी दे रहा है, या वो कितना हद तक सक्षम है उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए, उस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर यह पलड़ा ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कुछ मैंने कहा ना, मैंने पहला और दूसरा फेज कवर किया। जो साइलेंट वोटर है, जो गरीब वोटर है, वो बड़ा साइलेंटली वोट कर रहा है। वो किसको कर रहा है ये कह नहीं सकते, लेकिन जो बीजेपी के जो मुद्दे रहे 10 सालों में, जो इन्होंने स्कीम सुनाई, वेलफेयर स्कीम, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि साइलेंटली लोग बहुत वोट कर रहे हैं। और गरीब लोग जिनको जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाई, 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो लोग, मतलब मेरी प्रेडिक्शन है अपनी, आगे रिजल्ट में क्या सामने आता है, पर मैं उनको साइलेंटली लोगों को वोट डालते हुए देख रहा हूँ, बिना किसी को शोर शराबे के वोट डाल रहे हैं, और वही वोटर डिसाइड करेगा कि क्या बीजेपी की तरफ जाएगा। एक सवाल का और जवाब दीजिए, अगर साइलेंट वोटर सबसे अहम और निर्णायक भूमिका निभा रहा है, तो पिछले 2 चरणों में जो 4 से 5 या 5 से 6% का जो डाउनफॉल आया, वो किस तरफ इशारा कर रहा है? गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू भी सबने देखा, जब उन्होंने कहा कि पहले 2 चरणों में 190 सीटों पर मतदान हुआ और बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि विपक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि भाई पहले 2 चरणों में ही सियासी हवाओं का पता चल गया, और अब की बार 400 पार नामक जो सुपर डुपर बम्पर बिग बजट फिल्म थी, वो औंधे मुंह गिर गई है, सुपर फ्लॉप हो गई है। देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कुणाल जी, कि ये एक मनोवैज्ञानिक स्लोगन था कि भाजपा 370 लाएगी तो एनडीए 400 लाएगा। बीजेपी जो 370 जम्मू कश्मीर में धारा तोड़ी है, उसको एक इमोशनल इशू बना के पूरे देश में ये कार्ड प्ले करना चाहती है, और बीजेपी इफेक्टिवली कर भी रही है। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि पहले और दूसरे फेज में क्या हुआ, कोई कुछ नहीं कह सकता कि ईवीएम में क्या सीन हुआ है, ईवीएम में लोगों ने किसको वोट डाला है। लेकिन यह है कि ये हर चुनाव में ये होता है, जब पहले फेज का चुनाव होता है बड़ा स्लोली चलता है, सेकंड फेज में और अग्रेसिव होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फेज में जाके वो कैंपेन बड़ी खतरनाक हो जाती है, एक दूसरे पे छींटाकशी शुरू हो जाती है। ये अब 2019 में भी आपने देखा होगा, इस चुनाव में भी आप देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर फेजेस में नए नए मुद्दे सामने आते हैं। ठीक है, संदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संदीप जी, एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपने वो तमाम चीजें गिनाई एक एक करके जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत शानदार चीजें हुई हैं, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इस वक्त मौजूदा वक्त में जिस दौर से गुजर रहा है, चुनावों के बीच भी उनके नेता उनको छोड़ कर जा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू से लेकर अमरिंदर सिंह लवली ने भी पार्टी को लेकर मोर्चा खोल दिया। उसके बाद हमने देखा कि चाहे रोहन गुप्ता हो जाए, चाहे गौरव वल्लभ हो, ये सब चुनाव के दौरान गए हैं ना छोड़ के, आचार्य प्रमोद कृष्णम और राधिका खेड़ा भी, और सब तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं।
तो और कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जो पहले की पार्टी थी, तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए कुणाल भाई, नुकसान कैसे होता है मैं पहले तो आपको वो चीज समझा देता हूँ। एक व्यक्ति अगर निगम पार्षद है या निगम पार्षद का चुनाव जीतने का दम रखता है, वो पार्टी छोड़ के जाता है, इसका मतलब ये उसके साथ कुछ वोट बैंक ट्रांसफर हो जाता है। जो ये गई है मिस खेड़ा आज तक कभी निगम पार्षद भी नहीं रही हैं, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रमोद कृष्णम है, आप मुझे बताइए, वो विधायक हैं, सांसद हैं, निगम पार्षद सर, गुलाम नबी आजाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर आरपीएन सिंह और वहां उसके बाद जितेंद्र प्रसाद, ये तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम गिना रहा हूं ना मैं, अशोक चव्हाण से लेकर बाबा सिद्दीकी से लेकर तमाम नेताओं हैं। आप सुनने की हिम्मत रखिए कुणाल भाई। देखिए, हम और आप है पत्रकार, हम लोग निष्पक्ष बात करेंगे, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। जैसे अभी राहुल कासवा जो बीजेपी के सिटिंग सांसद थे, पहले उनके पिताजी सांसद रहे, 2 बार से वो सांसद थे, वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए हैं। ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के नाती हैं, उनके नाम पर पूरे हरियाणा का प्रभाव पड़ता है। वो लोग सिटिंग सांसद थे, वो छोड़ करके अभी बीजेपी को कांग्रेस में चले गए। इसी तरीके से मैं मानता हूं कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर भी बीजेपी में आए हैं। तो ये राजनीति और चुनाव के बीच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये चलता रहता है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में जो दौर है मैं उससे मैंने नहीं करता, बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन जितना भारी 14 में था और 19 में था, आज इतना भारी दिखाई नहीं देता। और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे छोटे छोटे दलों की इतनी लोकप्रियता के बाद, विश्व के पहले नंबर के नेता बनने के बाद, जहां हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, जहां विकसित भारत बन चुका है, मुझे नहीं लगता इतने छोटे छोटे दलों की जरूरत थी। कि जो बागपत की लोकसभा सीट है वो आपने लगातार 2 बार जीती, लेकिन गठबंधन को दे दी जाती है। अपनी जीती हुई सीट देने पर अगर मजबूर हो जाती है इतनी बड़ी पार्टी, तो आप समझ सकते हैं कि इन टर्म्स एंड कंडीशन में काम हो रहा है और हकीकत कहाँ है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बहुत बताइए, क्योंकि कांग्रेस लगातार बार बार कह रही है, संविधान की किताब दिखाती नजर आ रही है, क्या इन मुद्दों का आम जनता प्रभाव पड़ेगा? जगह जगह जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाते नजर आते हैं, और वो भी एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार में एनडीए की तीसरी बार सरकार बन गई तो वो संविधान बदल देंगे, देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं कि भाई तमाम तरह से वो भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन मुद्दों का प्रभाव पड़ेगा? जबकि कांग्रेस ये कह रही, बीजेपी ये कह रही कि जो नेता अपनी ही परंपरागत सीट पर स्टैंड नहीं ले पाया, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ पाया, अमेठी छोड़कर अब भी उसे सेफ सीट देखनी पड़ रही है, आम जनता ऐसे व्यक्ति की बातों पर कैसे विश्वास कर लेगी जो अपनी ही पार्टी के विश्वास पर खड़ा नहीं उतर पाया? वहां के पार्टी कार्यकर्ता कह रहे थे ना कि अमेठी की पुकार राहुल गांधी अब की बार फिर से। सभी पार्टीज की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। आपने बाला साहब ठाकरे का नाम सुना होगा, वो कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, शिवसेना, कितना नाम है उस पार्टी का। तो ये सब पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अगर ऐसी बात होती तो उनकी सीट पर कोई भी रायबरेली मोदी जी पहुंच सकते थे, अमित शाह पहुंच सकते थे, कोई भी कहीं जाके किसी को चैलेंज कर सकता है। और चुनाव में हार जीत होती है, ऐसा कोई पार्टी नहीं, किसी का बड़ा नेता नहीं जो चुनाव नहीं हारा हो, लेकिन सब अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करते हैं। जिस तरीके से एक पार्टी 400 पार करने का नारा देती है, उसी तरीके से दूसरी पार्टी संविधान बचाने की बात करती है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, सबको अपने अपने तरीके से वोट लेना है और चुनाव जीतने की कोशिश करनी है। ठीक है अमिताभ जी, एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार शुरुआत में जिस तरह से हमने वो बयान दिखाए जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता एक एक करके राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेरते हुए नजर आए, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कमल को हाथ में ले लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन कांग्रेस साफ कह रही है कि भैया, कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि जब हमें बुलावा आएगा तब हम चले जाएंगे, आप हम पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? और जो नेता हमको छोड़ कर जा रहे हैं वो अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं, जबकि कई दिग्गज ऐसे नेता हैं जहां पर पंखुड़ी पाठक हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, विक्रमादित्य सिंह हैं, ये कांग्रेस में मौजूद हैं और जाकर श्री राम के दर्शन करके आए। कांग्रेस ने तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो लोग अपनी कुछ इच्छाओं को लेकर कांग्रेस के साथ थे, इच्छा पूरी नहीं हुई तो उस पर आरोप लगाकर बीजेपी के साथ चले गए। देखिए, बहुत स्पष्ट ये है ना कि राम मंदिर के मुद्दे पे कोर्ट में कांग्रेस ने जिस तरीके से वकीलों की फौज खड़ी की, उस पर कांग्रेस कितनी भी सफाई देना, लोगों के अंदर ये भाव है कि राम मंदिर के खिलाफ रहेंगे, और उसके बाद जब अंदर से, पार्टी के अंदर से कोई निकल करके, भले किसी को स्वार्थवश वो निकल रहा हो,
इस तरह के बयान देता है। और आज का ये जो बयान इनका आया है वो कृष्णम, मुझे लगता है कि ये तो बाकायदा जो है ये बहुत बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को पहुंचाने जा रहा है। इस तरह की बातचीत वहां पे हुई। वो कितने बड़े नेता हैं, लगातार बता रहे थे 25 साल से वो जुड़े रहे और एकदम करीबी रहे हैं गांधी परिवार जी। तो जो बात वो कह रहे हैं ना, उसका एक उदाहरण शाहबानो केस रहा है। कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बदला था और केवल जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए। तो भारतीय जनता इस बात को लेकर बहुत आशंकित है। कांग्रेस लगातार ऐसे कदम उठाती रही है। इस देश के 2 टुकड़े हो गए मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में। उसके बाद जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो ही गया, उसके बाद भी यहाँ पे मुसलमानों को लेकर के इतने एक तरफा कानून वगैरह बनाया गया, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या पर्सनल लॉ का मसला हो। अभी कुछ दिन पहले दंगा विरोधी एक कानून आ रहा था, तो फिर वो हिंदू धर्मस्थल कानून जो बना, और एक अभी बन रहा था दंगा निरोधी कानून, जिसमें हमेशा ही जो है बहुसंख्यक वर्ग होगा वो दोषी होगा दंगा होने पर। आप सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर मामले पकड़े जाते हैं कि दंगा की शुरुआत कौन करता है, जिसके घरों के छतों पर पत्थर पाए जाते हैं, हथियार पाए जाते हैं, और अक्सर हिंसा में वो प्रवृत्त होते हैं, जो बार बार कहते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो मारने योग्य हैं, वाजिबुल कत्ल। उस सब के बावजूद आप इस तरह के कानून बना रहे हैं, तो आप जनता के मन में आशंका पैदा करते हैं कि आप बहुसंख्यक के विरोधी हैं। आप एक दृष्टि से, समान दृष्टि से सबको नहीं देख रहे हैं, भले आप कह रहे हैं लोकतंत्र, जबकि आप खुद लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जनता के मन में एक जो है भावना वैसी बन गई है और उसको भाजपा भुनाएगी। और नहीं, लेकिन कांग्रेस साफ ये भी कह रही है कि भैया, एक तरफ पीएम मोदी कहते थे कि भैया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाले हम लोग हैं, लेकिन आज जब उनके ही मुख से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर तमाम बयान देखे जाते हैं तो फिर कांग्रेस कहती है कि भैया देख लो, बीजेपी वालों का असली चेहरा देख लो। कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं कि भैया कि इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा सिर्फ सैम पित्रोदा की तरफ से हुई थी और वो भी कहा था कि वक्त की जरूरत है, उस पर कोई काम करने नहीं जा रहा है। जो मुद्दे लेकर, जो शब्दों को यहां पर कहा गया कि भैया ये शब्द कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, ढूंढ ढूंढ के उस 42 पन्नों को रखा गया सबके सामने, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी का जो कह पाए कि हाँ ये शब्द यहां पर मेंशन किए गए हैं। कांग्रेस तो बार बार यह भी कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस मुद्दे को इस तरह से ध्रुवीकरण लेकर आई है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि पहले 2 चरण उसके हाथ से निकल गए हैं। इसीलिए उनको अब हिंदू बनाम मुस्लिम, यानी कि जो धर्म और जाति की राजनीति है, उस पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं, बहुत स्पष्ट है। जहां तक विकास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने गिना है कि विकास के जो भी काम उसने किए हैं, उस पर कहीं भी उसने किसी धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है, और इसके खिलाफ कोई आंकड़े कोई नहीं दे पाया कि धर्म के आधार पर भेदभाव किए। सबका साथ सबका विकास का उसका ये जो है वो बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट कर चुकी है, अब लोगों को समझ में आ गया है। वो तुष्टीकरण का विरोध करती है। आप किसी एक धर्म के लोगों को बढ़ाने के लिए, उनके इसके लिए सारा कुछ जब आप कम करते हैं तो बाकी लोगों में रोष पैदा होता है। ये बात अब लोगों के समझ में आ गया है, और अब सोशल मीडिया के जमाने की वजह से ना, जो इस्लाम की बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे तथ्य जो सामने नहीं थे, लेकिन सर यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी बनता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई चीजें वास्तविक तौर पर आम दर्शकों तक पहुंच भी रही हैं। ठीक है, समझूंगा। दिनेश जी समझना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर संदीप जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि बार बार कि भाई ये, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि पर्सनैलिटी वर्सेस पर्सनैलिटी का ये चुनाव हो सकता है। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए, नो डाउट एनडीए के पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक बहुत मजबूत बड़ा चेहरा है जो हर किसी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो क्षेत्रीय दलों पर उनके साथ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलायंस में जो कई स्टेट्स में पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं, और जिन्होंने अपने अपने लेवल पर अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छी तरह ग्राउंड जीरो पर उतारा है। मसलन हम अखिलेश यादव की हम बात कर लें, चाहे हम स्टैलिन की हम बात कर लें, चाहे हम ममता बनर्जी की हम बात कर लें, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने अपने लेवल पर अपने अपने स्टेट में बहुत मजबूती से गेम खेल रहे हैं। तो क्या इंडिया अलायंस में ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई पड़ी है, क्या ये तुरुप का इक्का चुनाव के नतीजों में साबित हो सकता है? देखिए कुणाल जी,
लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि लोग बड़े समझदार होते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं। आज लोग बात कर रहे हैं कि मोदी के अल्टरनेटिव कौन है, प्रधानमंत्री के अल्टरनेटिव कौन है। रीजनल लीडर स्टैलिन तो प्रधानमंत्री का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता ना, ममता बनर्जी नहीं हो सकते। कांग्रेस का कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकता है एज ए पर्सनैलिटी की बात करें तो? ये कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे पूरी हिंदी पट्टी में आप देखें तो कांग्रेस के पास कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री के चेहरे के बराबर हो। तो इसलिए रीजनल लीडर्स नेशनल लीडर को कोई चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ये मुझे मानना है। जैसे अमिताभ जी ने कहा, मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती राम मंदिर के मुद्दे पे जो 22 जनवरी 2024 को जब कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने जो इन्विटेशन ठुकराया, वो बहुत बड़ी गलती थी। कांग्रेस अगर कहती कि हम ना इन्विटेशन ठुकराते हैं, हमारे जो नेता जाना चाहते हैं वो जाए, लेकिन वो ठुकरा के उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। और बीजेपी ने इस नैरेटिव को पूरे देश में फैला दिया कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दूंगा, ठीक है, वो ओबीसी कैटेगरी में दे दिया पूरे मुस्लिम समाज को। तो कांग्रेस एक तरफ ओबीसी की वो सेंसस की बात करती है, दूसरी तरफ आप ओबीसी की जो राइट्स हैं वो एक कम्युनिटी को दे रहे हो, तो ओबीसी भी आपके साथ कहाँ आएगा? वो पूरा कम्युनल हो गया सारा सिचुएशन। और बीजेपी ये चाहती थी कम्युनल हो, कांग्रेस उस ट्रैप पे फंस गई है। अब कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है कि इसको अपने आप को सेकुलर प्रूव करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी रणनीति के तहत चुनाव में मतदाता वोट डालते नजर आ रहे हैं। अब देखना बेहद खास है कि जब तीसरे चरण का चुनाव के लिए मतदान कल से शुरू हो जाएगा तो उसके बाद स्थितियां कैसी बदलती नजर आएंगी। बहरहाल 11 राज्यों की जो 93 सीटों पर मतदान होना है, उसके बाद ये भी देखना बेहद खास होगा कि क्या मुद्दे बदलते हैं या फिर इन्हीं मुद्दों के सहारे आगे के चुनावों को लड़ा जाएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।